नमस्कार दोस्तों, गेट फंडामेंटल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट की, और जो कि पहले ही चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि फोर्स के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे और थोड़ी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सारी डेफिनेशन यहीं स्क्रीन पे आपको लिख कर बता दूंगा, और जिससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और ये कोई पॉइंट्स आपका ना छूट जाए, इसलिए मैंने सभी पॉइंट्स को हो सकता है अपनी तरफ से कवर किया है। और चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है आप इसको जरा देखिए। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स कैन बी टेकन फ्रॉम अवर डेली एक्सपीरियंस, ऑल्दो force cannot be seen or directly observed, we are familiar with their effect। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स को अगर आपको समझना है तो ये आप समझेंगे अपने डेली एक्सपीरियंस से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं फोर्स कैन नॉट बी सीन और डायरेक्टली ऑब्जर्व, ये हम नहीं कर सकते। और हम फेमिलियर किसके साथ हैं? फेमिलियर विद देयर इफेक्ट के साथ है। तो हम यहाँ पर फोर्स के इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्या होते हैं फोर्स के इफेक्ट के बारे में। फिर हम धीरे धीरे अपने इस टॉपिक को, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहला टॉपिक ही मान के चलिएगा आप, और यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने फोर्स के बारे में 9th 10th 11th 12th इन सब में पढ़ा हुआ होता है, तो उसी नॉलेज को हम आगे लेकर चलते हैं और सारी के सारे जो भी डेफिनेशन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी वो हम इसमें बता देंगे। अब जैसा कि ये जो फोर्स का स्टेटमेंट आपने देख लिया, अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ए हेलिकल स्प्रिंग स्ट्रेचेस व्हेन ए वेट इज हंग ऑन इट और व्हेन इट इज पुल्ड। पहला एग्जांपल हो गया, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको रीड कर रहा हूँ। अवर मसल टेंशन कन्वेज ए क्वालिटेटिव फीलिंग ऑफ द फोर्स इन द स्प्रिंग। दूसरा एग्जांपल हो गया, similarly a stone is accelerated by gravitational force during the free fall or by muscle force when it is thrown। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। स्टोन इज एक्सेलरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स का ग्रेविटी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ड्यूरिंग फ्री फॉल और बाय मसल फोर्स व्हेन इट इज थ्रो। इस थर्ड नंबर के पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ है, also we feel the pressure of a body on our hand when we lift it। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, assuming that gravity and its effect are known to us from experience। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें इतना एज्यूम करना पड़ेगा कि हम ग्रेविटी और उसके इफेक्ट हमारे लिए नोन है, और ये भी हमारे को नोन कहाँ से? हमारे एक्सपीरियंसेस से नोन है। जैसे कि हम अगर किसी स्टोन को किसी हाइट से अगर फ्री फॉल कराएं तो वो एक्सेलरेटेड होता जाएगा, ये हमारा एक्सपीरियंस होगा। और इतनी ही नॉलेज हमारे को इस चैप्टर में चाहिए इस फोर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। We can characterize a force as a quantity that is comparable to ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारी बात आ गई, करेक्टराइज हम फोर्स को कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, फोर्स की क्वांटिटी को, जो कि कंपेरेबल टू ग्रेविटी हमारा हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो इन स्टैटिक बॉडीज एट रेस्ट आर इन्वेस्टिगेटेड, or from experience we know that the body is subjected only to effect of gravity force। To prevent a stone from falling, to keep it in equilibrium, we need to exert a force on it, for example our muscle force, or in other words हम कह सकते हैं a force is a physical quantity that can be brought into equilibrium with gravity। अब इस पूरे को समझ लेते हैं। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, बॉडी जो कि रेस्ट में रहती है उनकी इन्वेस्टिगेशन हम स्टैटिक्स में करते हैं। डायनामिक्स में हम मोशन, जो बॉडीज मोशन में होती है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और फ्रॉम एक्सपीरियंस हम ये जानते हैं कि बॉडी सब्जेक्टेड ओनली टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉर्स। ठीक है,
अगर कोई बॉडी है वो फ्री फॉल हो रही है तो वो ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी, और अगर उसको प्रिवेंट करना है फॉलिंग से, टू कीप इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, तो हमारे को एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे कि हमारी मसल्स फोर्स हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ग्रेविटी और फोर्स के लिए हम जो बात करने वाले हैं वो है ए फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम विथ ग्रेविटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इक्विलिब्रियम में तब आएगी ग्रेविटी के साथ आएगी। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी फोर्स की और किस तरीके से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही हमारे पहले चैप्टर में होता है। बाकी सभी को पता है कि फोर्स क्या है, किस तरह से ऐड करती है, लेकिन यहाँ पर मैंने सारी डेफिनेशंस को यहाँ पे वन बाय वन एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस पीपीटी में कंसीडर किया है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए सिंगल फोर्स जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 प्रॉपर्टीज। पहली है मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड अगर होता है ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जैसे कि 10, 20, 30 इस तरीके से हम बात करेंगे। और दूसरा है डायरेक्शन, और थर्ड है एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 3 चीजें जरूरी होती है और फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आइए एक फिगर देखते हैं सामने। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स का जो भी क्वांटिटेटिव इफेक्ट है वो आपको मिलता है उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। अब हम इस स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ ए फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विथ ग्रेविटी, दैट इज विथ कैलिब्रेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड वेट। इफ द बॉडी ऑफ वेट W in figure is in equilibrium, then F is equals to W। अब इसको समझ लेते हैं कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये फ्रिक्शनलेस पुली में ले लेता हूँ, इसको फ्रिक्शनलेस पुली बोल देते हैं। यहाँ पर हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे। तो इस W को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम F को W के बराबर इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। और भी 2 पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ इसके बारे में, ये है हमारा द सेंस ऑफ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द एरो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस की हम बात कर रहे हैं। और F हमारा ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इज इंक्लाइंड अंडर द एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल है आपको दिख रहा है अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, आपको देखने में आ रहा है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। फ्रॉम एक्सपीरियंस ग्रेविटी ऑलवेज हैज एन इफेक्ट डाउनवर्ड्स और टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ग्रेविटी का जो भी इफेक्ट है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, यानी डाउनवर्ड्स की हम बात करेंगे। दूसरा, फोर्स हैज ए डायरेक्शन। फोर्स के पास डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इस लाइन ऑफ एक्शन, जैसे कि आपको ये पता है ये लाइन ऑफ एक्शन है। एंड द सेंस ऑफ डायरेक्शन और ओरिएंटेशंस की हम बात करेंगे कि किस सेंस में ये काम कर रहा है। जैसा कि अब हम दूसरे फिगर में हमको बताएंगे कि फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे लगाने पे हो सकता है आपको अलग अलग रिजल्ट मिल जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें। इन फिगर द लाइन ऑफ एक्शन F ऑफ द फोर्स इज इंक्लाइंड अंडर द एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। द सेंस ऑफ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द एरो। ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं। अब ये देख लीजिए, एक फिगर है जहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है और डिफरेंट फोर्स के डायरेक्शन मैंने इसमें कंसीडर किए। इन फोर्सेस के कारण जो आउटपुट इफेक्ट जो होगा वो डिफरेंट मूवमेंट्स होंगे इस बॉक्स के। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, ए सिंगल फोर्स एक्ट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन depending on the location of point A in figure 2, the force will cause different movement of the box। तो फोर्स क्या करेगी? डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द बॉक्स आपको प्रोवाइड कराएगी। इसका मतलब ये हुआ द क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है इज कॉल्ड वेक्टर। यहीं पर हम बात करते हैं वेक्टर की।
तो वेक्टर किस तरीके से हमारा काम कर रहा है ये हमने इस फिगर में आपको अपने समझा दिया। और वैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें कि हम नोट कर लेते हैं, ए फोर्स इज टाइड टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन एंड हैज ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये ध्यान दीजिए, a force is tied to its line of action and has a point of application। यहाँ पर देखिए इन सभी फिगर में आपको इस तरीके से होता हुआ दिखेगा कि लाइन ऑफ एक्शन से ये बंधा हुआ है और एंड हैज ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है। जैसे इसका लाइन ऑफ एक्शन आप देख लीजिए इस फोर्स का, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका पॉइंट ए है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो जैसा कि हम इसको एक टर्म यूज हुई है इसमें टाइड, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं द फोर्स इज ए बाउंड वेक्टर। अब इसको ध्यान से देखिए, कई तरह के वेक्टर आपको मिलेंगे, फ्री वेक्टर मिलेगा दिखेगा आपको, बाउंड वेक्टर में दिखेगा आपको, और स्लाइडिंग वेक्टर दिखेगा, जैसे कि हम आगे आने वाले अपने लेक्चर में आपको बता देंगे। अब फोर्स तो हमारा ये इस तरीके का फोर्स जो होगा वो हमारा बाउंड वेक्टर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वेक्टर नोटेशन ए फोर्स इज डिनोटेड बाय ए बोल्ड फेस लेटर, फॉर एग्जांपल एफ एंड इट्स मैग्नीट्यूड बाय मॉडुलस एफ और सिंपली बाय एफ। फोर्स को हम बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे, जैसा कि मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, या कुछ बुक्स में आपको इसके ऊपर एक एरो भी बना हुआ दिखेगा। ये हमारा वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ इधर फोर्स वेक्टर। और अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फोर्स वेक्टर का बोल्ड फेस ले लीजिए, या इस वेक्टर साइन को ले लीजिए, या सिंपली एफ ले लीजिए, जैसे कि आपको ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इतना ही, आगे चल के देखते हैं। सिंस ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, फोर्स की बात हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, फोर्स को हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है, इन सभी फिगर में आप देख लीजिए। Since the vector character usually is uniquely determined through the arrow, यहाँ पर देखिए वेक्टर जो कैरेक्टर है जनरली हम कैसे यूनिकली डिटरमाइन थ्रू द एरो हम कर लेते हैं। तो इट इज यूजली सफिशिएंट टू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द फोर्स नेक्स्ट टू द एरो। यहाँ पर एफ बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वेक्टर नोटेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एफ को भी ले सकते हैं, यही हमारा इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फोर्स वेक्टर किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि हम देखते हैं, ये फिगर आप देख लीजिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द फोर्स वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि हम बात करें कि यूनिट वेक्टर आई कैप ले लेता हूँ, जे कैप ले लेता हूँ और के कैप ले लेता हूँ। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर के बारे में एक नया ही वीडियो हमें बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी आपको वेक्टर की नॉलेज होना चाहिए, और ये वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करा देंगे। तो आई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, जे वेक्टर वाई डायरेक्शन में, और के वेक्टर जेड डायरेक्शन में हमने कर लिया। और ये सभी के सभी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात हम करें और लगाएं, तो वहां से हमें मिल सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले मैग्नीट्यूड से पहले हम इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं। अब ये देखिए कि पैरेललोग्राम जैसे कि हम बाद में ही पढ़ेंगे, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि फोर्सेस का जो सभी ऑल फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो हो जाएगा एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर प्लस एफ जेड वेक्टर
और सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप प्लस एफ जेड की कैप। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन स्पेस। अब इस स्पेस जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिया हुआ है, इधर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो ये डायरेक्टली मैं इधर लिख रहा हूँ, और किसी दिन वेक्टर का वीडियो मैंने बनाया तो उसमें वेक्टर के साथ साथ भी इसको समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द डायरेक्शन एंगल and therefore the direction of the forces follow from। अब मैं इसके एंगल्स की बात करता हूँ। जैसे कि अगर cos अल्फा की मैं बात करूं तो ये होगा एफ एक्स और एफ के बीच में एंगल, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए। और cos बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होगा एफ वाई और एफ के बीच में एंगल। और cos गामा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा एफ जेड और एफ के बीच का एंगल। थैंक यू वेरी मच। पहला वीडियो यहाँ तक के लिए ही था, और यहाँ पर एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। वेक्टर हालांकि हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे। और धन्यवाद। और इस क्या कहते हैं इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।